प्रिय बच्चों, आज हम फिर आपके सामने गुरुत्वाकर्षण का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। आइए चलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में और आगे हम स्टडी करते हैं। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण एक लंबा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी हम आपके सामने जो बात किए थे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हमने ये बात किया था कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, छोटे जी और बड़े जी में क्या संबंध है, इस बात को हमने वहाँ हम पढ़े थे। अब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और गुरुत्वाकर्षण में आपको हमें सिखाते हैं कि अगर कोई पिंड है, कोई पृथ्वी है, पृथ्वी ध्यान दें आप कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमई एवं त्रिज्या आ रही है और पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर एक यम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब हम यह बताएंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो चक्कर लगा रहा है, किस वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है। बच्चों, हम जानते हैं कि प्लैनेट्स क्या हैं? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। पहला आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल आर्टिफिशियल में हम जानते हैं कि नेचुरल आर्टिफिशियल कौन सैटेलाइट है? मून, बिल्कुल सही। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो मानव कृत्रिम है, जिसको हम पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी की कक्षा में छोड़ते हैं, उस सैटेलाइट का उपयोग हम अपने मोबाइल के नेटवर्क में, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, इस सब की जो इंटरनेट सुविधा है, जो वहाँ से हमको मिलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस इंटरनेट का आदान प्रदान जो हम वायरलेस बात करते हैं, तो ये सब जो सिस्टम है वो हमको सैटेलाइट प्रदान करता है। सैटेलाइट्स के माध्यम से ही सब कुछ होता है। तो सैटेलाइट्स को वहाँ उसकी पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा जाता है, रखा जाता है। तो पृथ्वी की कक्षा में जब रखा जाता है तो वो सैटेलाइट कितने स्पीड से चक्कर लगाता है, इस विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों तरफ जो उपग्रह चक्कर लगा रहा है, कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। कभी क्या आपने कल्पना किया है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है? क्या कभी का आपने कल्पना किया कि पृथ्वी सूर्य के अंदर क्यों नहीं गिर जा रही है, या पृथ्वी अपनी ऑर्बिट छोड़कर सूर्य से दूर क्यों नहीं जा रही है, अनंत पे क्यों नहीं चली जा रही है, या चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में क्यों नहीं गिर जा रहा है, या पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर भाग क्यों नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से जो हम मानवकृत द्वारा जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं, उपग्रह छोड़े गए हैं, वो अपनी कक्षा छोड़कर क्यों नहीं भाग जाते, या पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाते हैं। इसका केवल मात्र एक कारण है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वह इक्वल होता है अभिकेंद्र बल के, जिसे इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो एक सर्कुलर चक्कर लगा रही है, तो सर्कुलर जब चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी द्वारा केंद्र की ओर अर्थात सूर्य की ओर जो बल लग रहा है उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, या दूसरी भाषा में कह लीजिए अभिमाने की ओर और केंद्र माने केंद्र। तो केंद्र की ओर लगा बल अभिकेंद्र बल कहलाता है, परंतु वह गतिवृत्तीय होनी चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए।
तो हमने सीखा कि गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, इसलिए पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगाते हैं। आइए हम पता लगाते हैं कि उपग्रह किस वेग से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हमने पढ़ा न्यूटन के नियम में कि G/m/RI+H का होल स्क्वायर इक्वल टू अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r, जो कि V0 में लिखा हूँ। V0 जो है हमने कंसीडर किया है कि द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी कह लीजिए। अब यहाँ देखिए स्मॉल m से कैंसिल हो गया, G/m/r² इक्वल टू V0²/r। यहाँ मैंने स्मॉल r को RI+H कंसीडर कर लिया। अब एक r इससे कैंसिल हो गया, G/m/r बचा इक्वल टू V0²। अब देखिए यहाँ पर इरेज करके मैं लिख रहा हूँ, यदि पृथ्वी के अति निकट, यदि उपग्रह जिसे सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह पृथ्वी के अति निकट हो, अति निकट गति कर रहा हो, पृथ्वी के अति निकट गति कर रहा हो, अर्थात RI ग्रेटर देन H, या H को लगभग हम 0 मान लें, तब यहाँ पर G/m/, जो R को RI+H माना हूँ, यहाँ H 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा RI, और यहाँ पर V0², और V0 इक्वल टू √G/RI हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब हमने आपसे कहा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। अभी तो मैंने फार्मूला फाइंड किया, अब चलिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू प्राप्त करते हैं कि वास्तव में जो सैटेलाइट हम भेजते हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ कितनी स्पीड से गति करता है। आइए देखते हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, और चूँकि अभी देखिए पहला रिलेशन हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको बताया था कि G इक्वल टू होता है G/m/RI²। इधर भेजते हैं तो G/m/I इक्वल टू G/RI², अर्थात जहाँ G/m/I है वहाँ हम G/RI² लिख सकते हैं। चलिए उस फार्मूले में पुटअप करते हैं। V0 इक्वल टू √, जहाँ G/m/I है वहाँ हम G/RI² लिख दिए, और नीचे RI है RI लिख दिए। RI कैंसिल हो गया, तो V0 इक्वल टू हो गया √G/RI, विच इज इम्प्लाइज V0 इक्वल टू, G की वैल्यू हम जानते हैं 10 मीटर/सेकंड² होता है, और पृथ्वी की त्रिज्या, बच्चों आप न जानते हो तो जान लीजिए कि पृथ्वी की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ अर्थ है, वह 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। और हमारा जो G की वैल्यू है वो मीटर में है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि सभी यूनिट को एक ही सिस्टम में चेंज करके सॉल्व करते हैं, चाहे वो SI सिस्टम हो और चाहे CGS सिस्टम हो, CGS हो या MKS हो, एक ही पद्धति में चेंज करते हैं। तो चलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो भी मीटर में चेंज हो गई, विच इज इम्प्लाइज V0 इक्वल टू आ गया। अब देखिए इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं, तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए जितने जीरो होते हैं अंडर रूट में, उसके हाफ जीरो बाहर चले जाते हैं पेयर में। तो पेयर जब हम बनाए तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6, तो 3 जीरो बाहर चला आया। अब ये वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, विच इज इम्प्लाइज वेलोसिटी इक्वल टू हो गया
ये मीटर पर सेकंड में आया है। अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मीटर किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, 1000 कैंसिल हो गया, ये आ गया किलोमीटर पर सेकंड। ये देखिए, आप बिल्कुल सरप्राइज ना होइए, आश्चर्यचकित ना होइए कि सर लिखे हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर जाता है। बिल्कुल सही, यही सत्य है कि कोई भी सैटेलाइट 8 किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, इतनी ज़्यादा स्पीड है। तो अभी देखिए, आपके सामने मैंने प्रूव किया कि पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमता है, उपग्रह घूमता है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। अभी आपने सुना होगा कि 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन आज आपके सामने यह बात मैंने प्रूव कर दिया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वह 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने आपको बताया कि V0 होता है, V0 वेलोसिटी से यह चक्कर लगा रहा है। अगर हम ये क्वेश्चन करें कि यह अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड के चक्कर लगा रहा है, तो सर आप ये बताइए कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, ये भी तो जानकारी चाहिए ना मुझे। तो चलिए हम नेक्स्ट जानकारी आपको देते हैं कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन टाइम। तो चलिए हम आपको बताते हैं रिवोल्यूशन टाइम। इसको इरेज कर दे रहे हैं बेटा। रिवोल्यूशन टाइम जिसे कहते हैं परिक्रमण काल। कोई भी परिक्रमण काल की अगर पूछ लिया कि परिक्रमण काल बताइए, एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो आप पहला काम यही लिखेंगे। पहला काम ये लिखेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमई एवं त्रिज्या आ रही है। देखिए चित्र से ही आपको लिखने के स्टेटमेंट लिखना आ जाएगा। हर प्रूविंग में लगभग काफ़ी प्रूविंग मैं बताऊंगा जिसमें कि आप सब में यही फिगर आपका उपयोग होगा कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमई एवं त्रिज्या आ रही है और यह ऊंचाई पर कोई यम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कंसीडर दैट द मास ऑफ अर्थ इज एमई एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज आरई एंड अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज मूविंग एट एच हाइट अराउंड द अर्थ। चलिए देखते हैं आगे। परिक्रमण काल। चूँकि हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं पूरे टाइम को टोटल जो उपग्रह घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, अगर मैं मान लूँ कि कैपिटल टी समय में वो पहुंच जाएगा, कितने में पहुंच जाएगा, कैपिटल टी समय में पहुंच जाएगा, तो स्पीड क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने माना है V0, और दूरी चूँकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यह सर्किल बनाएगा, और जब सर्किल बनाएगा तो सर्किल के चारों तरफ की दूरी को हम क्या कहते हैं, सर्कम्फेरेंस। और सर्कम्फेरेंस को हम कहते हैं हिंदी में परिधि, जिसका फार्मूला होता है 2πr बाई कैपिटल टी तो माने ही हैं। तो V0 इक्वल टू हो जाएगा 2πRI प्लस एच, क्योंकि हमने कंसीडर किया था कि जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, RI प्लस एच के, क्योंकि रेडियस तो हमारा यहाँ बनेगा और सेंटर ये होगा, तो सेंटर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको 2 पॉइंट लेना है, एक RI लेना है, एक एच लेना है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वह रेडियस के बराबर होगा। तो चलते हैं आगे, और नीचे क्या है, टी है, तो टी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो टी को इधर लाते हैं और V0 को उधर भेजते हैं, 2πRI प्लस एच बाई V0। तो बच्चों V0 की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, निकाले हैं, तो RI प्लस एच बाई V0 की वैल्यू √GMI अपान RI प्लस एच, ये निकाला हूँ। अब आप कहेंगे सर कि ये बताइए कि यहाँ पर RI प्लस एच के फॉर्म में क्यों लिखे आप, GMI के फॉर्म में लिखकर अपान RI लिख देते। नहीं, क्योंकि ऊपर RI प्लस एच है, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
चलिए देखते हैं। टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर आई प्लस एच। अब देखिए ये अंडर रूट में है, ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये भी आर आई प्लस एच हो जाएगा, और जो अंडर रूट लगा है उसकी वैल्यू होती है 1/2, और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट जी एम आई। और हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि जी आर आई स्क्वायर इजकल टू जी एम आई, छोटा जी और बड़े जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब जहाँ पर जी एम आई है वहाँ हम जी आर आई लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, और इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 बाई, यहाँ हम लिखेंगे जी आर आई स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखिए यदि उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट है, पृथ्वी तल के अति निकट है माने बहुत ही पास है, तब हम मान सकते हैं कि आर आई इज ग्रेटर देन एच। हेंस एच इज अप्रॉक्सीमेटली 0, एच को लगभग हम 0 मान सकते हैं। तो 0 जब हम मान लेंगे तो अब चलिए हम इधर चलते हैं। टी इक्वल टू 2 पाई आर आई, जब एच 0 हो जाएगा तो आर आई पावर हो जाएगा 3/2, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आर आई स्क्वायर है, उसको बाहर निकालिए तो स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट जी आ जाएगा। यहाँ पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई आर आई पावर 1/2 बाई अंडर रूट जी। हमने अभी बताया कि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो 1/2 यहाँ है, यहाँ अंडर रूट है, तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट आर आई बाई जी। ये जो है परिक्रमण काल का फार्मूला मिल गया, मतलब कि इतने समय में, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इतने समय में कोई बॉडी पृथ्वी के चारों तरफ, कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ समय लेगा एक चक्कर पूरा करने में, एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर आई बाई जी लेगा। तो आप कहेंगे सर अब इसको न्यूमेरिकल में निकाल दीजिए, न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलते हैं न्यूमेरिकल में देखते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, विच इज एम्प्लाइज टी इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, हम जानते हैं, और अंडर रूट आर आई 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 10, 0 कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू हो गया 314 का डबल कर दो 628, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। अब देखो स्क्वायर रूट इसका 8 हो जाएगा, और 2 2 4 0 है, तो कितने 0 कॉमन होंगे, 2 0 कॉमन होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अंडर रूट में जितने इवन नंबर में 0 हैं उसका हाफ बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 2 0 इस डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, विच इज एम्प्लाइज, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 628 इंटू 8। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64 का 4 कैरी ऑन 6, 8 9 64 का 6, 4 हाथ से लगा 6, 8 दूनी 16 और 6, 8 दूनी 16 और 16 6 22 कहीं 2, और हाथ से लगा 2, और 8 6 48 2 50। इतने सेकेंड आ गए कि इतने सेकेंड में कोई भी सैटेलाइट अपना चक्कर पूरा करेगा। अब इसको मिनट में चेंज कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, जब 60 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग 84 मिनट, लगभग 84 मिनट आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आएगा। लगभग 84 मिनट में कोई भी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा पूरी करती है, एक चक्कर अपना पूरा करता है। बच्चों देखो कितना सरप्राइज वाली बात है कि एक चक्कर लगाने में 84 मिनट लगते हैं, और उसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ
कि पृथ्वी के चारों तरफ की दूरी आप निकालिए। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय से आपको दूरी निकालना है। मैंने समय भी दे दिया आपको और उसकी स्पीड भी दे दिया। अब आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यह तो आपका होमवर्क हो गया बच्चों। अब हम बात ये करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गति करते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा। पृथ्वी के चारों तरफ कोई भी पिंड जो गति कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर जो पिंड गति कर रहा है उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी। आइए हम आगे चलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं जो कि क्लास 9 से लेकर 11 तक के सफ़र में आपको ग्रेविटेशन बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। अतः एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आप स्टडी करें, ध्यान दें। बच्चों देखो, अब हम उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। सैटेलाइट में पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमई एवं त्रिज्या आ रही है, यह ऊंचाई पर एवं द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और उसकी कुल ऊर्जा निकालना है। तो कुल ऊर्जा का मतलब ये होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इम्प्लाइज टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा बराबर K प्लस U, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि K बराबर होता है 1/2 mv²। अब चूँकि पृथ्वी के चारों तरफ वो घूम रहा है तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी हम भी माने हैं, तो K = हो जाएगा 1/2 m और V की वैल्यू हमने माना है, क्या माना है, √Gmi/RI + H। अब इसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दीजिए तो K = हो जाएगा 1/2 m × Gmi/RI + H। अब K = हो गया 1/2 Gmem, m को उधर कर दिया, /RI + H। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है U = -Gmem/RI + H। किसी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है U = -Gmem/RI + H। अब चलिए हम कुल ऊर्जा निकालते हैं जो कि उपग्रह, जो सैटेलाइट घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, विच इज एम्प्लाइज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हम लिखेंगे कि K + U। तो K + U का मतलब हुआ कि 1/2 Gmem/RI + H। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Gmem/RI + H। अब दोनों में एलसीएम ले लीजिए। दोनों में एलसीएम क्या है, दोनों में एलसीएम है RI + H। ये एलसीएम हो गया, 2 भी एलसीएम है। तो ऐसा करिए कि यहाँ कैंसिल करिए तो टोटल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Gmem माइनस, यहाँ इससे कैंसिल होगा लेकिन 2 नहीं कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा 2 Gmem। ये टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं बच्चों। टोटल एनर्जी हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, -Gmem/RI + H। अब आप कहेंगे 2 भी बचा है, हाँ बिल्कुल बचा है, इसको -1/2 पहले लिख दीजिए। तो ये किसी उपग्रह की टोटल एनर्जी आ गई। कोई भी सैटेलाइट जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसकी टोटल एनर्जी -1/2 Gmi/RI + H है। अब इसको निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी,
क्यों हम इसको निकाले? इसलिए निकाले कि आपको ये मालूम हो जाए कि अगर इसका अपोजिट एनर्जी उस सेटेलाइट को दे दिया जाए तो वह सेटेलाइट अपनी कक्षा छोड़कर भाग जाएगा, अपनी ऑर्बिट छोड़कर भाग जाएगा। तो -1/2 GMIM/RE+H, ये माइनस साइन लगा है, तो इसका अपोजिट कितना एनर्जी हम दे दें कि वो अपनी ऑर्बिट छोड़कर भाग जाए? तो बस कुछ नहीं, यहाँ प्लस लगा दीजिए। तो क्या हो गया? +1/2 GMIM/RE+H। अगर इतनी एनर्जी दे देंगे तो वह अपनी ऑर्बिट छोड़कर भाग जाएगा। और इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, अर्थात उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई पूछ लिया उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या है, एग्जाम में आ गया आपको लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा, वह मिनिमम एनर्जी जिसको किसी सेटेलाइट को देने पर सेटेलाइट अपनी ऑर्बिट छोड़कर भाग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी फ्रॉम विच अ सेटेलाइट लीव्स देयर ऑर्बिट एंड गोज टुवर्ड द इनफाइनाइट, दिस टाइप एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा की वैल्यू अगर कोई पूछे बाइंडिंग एनर्जी की, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ प्लस लगा देंगे, +1/2 GMIM/RE+H। ये है बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला। तो बच्चों, हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लिया। अब हम आपको बताएंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। अर्थात एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की हिंदी होती है पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी की हिंदी होती है पलायन वेग। तो चलिए हम देखते हैं पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग जिसके कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप माने बच निकलना भी होता है बच्चों इंग्लिश में। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिसको किसी पिंड को देने पर, वह न्यूनतम वेग जिसको किसी बॉडी को देने पर जो कि पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, और वह उस वेग को देते ही वह इनफाइनाइट में चला जाए और कभी न लौट कर आए, तो उस प्रकार की हम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इस प्रकार का वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। द मिनिमम वेलोसिटी फ्रॉम विच अ बॉडी एस्केप्ड फॉर इनफाइनाइट, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। बच्चों, एस्केप वेलोसिटी के लिए हम आपको बताएं कि पलायन वेग के लिए अब जब हम उसको एनर्जी देंगे तो अगर पृथ्वी पर अगर बॉडी है तो उसको हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर जो बॉडी है उसकी जो एनर्जी होती है U = -GMIM/RE होती है। ये मैंने आपको बताया कि अगर वो पृथ्वी पर है तो। अब पृथ्वी से उसको जाना है, जब जाना है तो इसका जस्ट अपोजिट एनर्जी देंगे तभी तो जाएगा। उसी के बराबर जस्ट अपोजिट दे दे भाग जाएगा। तो भागेगा तो क्या करेगा? गति करेगा। गतिज एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा वो। अभी क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। इसका अपोजिट देंगे हम प्लस लगाकर GMIM/RE। इतनी एनर्जी दे देंगे तो मोशन में हो जाएगा। जैसे कोई गेंद स्थिर है और उसको हम फेंक दे छत के लिए, तो स्थिर है तो U = mgh है, और जैसे ही वह हमने फेंका वो काइनेटिक में चेंज हो गया। जब काइनेटिक में चेंज हो गया तो अब उसके लिए U = mgh हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम उसके लिए क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे, अर्थात ½ mv²। अर्थात उस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है।
तो बॉडी को हम एनर्जी दे रहे हैं अनंत से अनंत पर जाने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। जब पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया तो आइए देखते हैं, यहाँ एस्केप वेलोसिटी को v माना हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2 को उधर भेजते हैं तो v इक्वल टू हो जाएगा 2GMI/RI। ये हमको एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, या इसको हम √2GMI/RI लिख सकते हैं। अब आपने कहा सर ये बताइए कि क्या स्पीड होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम पृथ्वी पर अगर वो है उसको मैं दे दूं तो वो अनंत पे चला जाए। जैसे आपने कहा कि सर मोटरसाइकिल कितनी स्पीड हम कर दें कि मैं अनंत पे लेकर उड़ जाऊं, क्यों लगता है ना ऐसा? तो चलिए देखते हैं कि कितनी स्पीड बढ़ाएं मोटरसाइकिल की, या उतना स्पीड मोटरसाइकिल की कर सकते हैं क्या? तो v इक्वल टू √2GMI, चूँकि GRI स्क्वायर इक्वल टू होता है GMI, ये हम जानते हैं, तो GMI के प्लेस पर इतना लिखिए, तो GRI स्क्वायर बाई RI कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू हो गया √2GRI। ये जो है फार्मूला हो गया √2GRI। तो चलो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू √GRI। g की वैल्यू 10 और RI की वैल्यू 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे √2 इंटू, अब देखिए 64 का 8 हो जाएगा और 3 3 6 0 है तो 3 बाहर चला आएगा, तो ये आ गया आपका, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि v इक्वल टू आ गया √2 की वैल्यू होती है 1.414। बच्चों इस वैल्यू को याद कर लो, √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1.414 ये होती है। इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लो, आई हैव ए काइट, मेरे पास एक पतंग है। देखो यहाँ पहला 1 अंक है, दूसरा 4 अंक है, तीसरा 1 अंक है, चौथा भी 4 अंक है। तो इस प्रकार से √2 की वैल्यू आप लर्न कर सकते हो। इनटू ये क्या है 8000 है, जब 8000 है यहाँ 3 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, तो 8000 है 3 डिजिट बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल हट जाएगा, जब डेसिमल हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1414 इंटू 8। और जब आप इसको चेंज करेंगे 8 चौक 32 कहीं 2, हाथ से लगा 3, 8 एक 9 8 3 11 कहीं 1, हाथ से लगा 1, फिर 8 चौक 32 1 33 कहीं 3, हाथ से लगा 3, 8 एक 9 8 3 11, ये आ गया 11,312। ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको किलोमीटर में चेंज कर दो तो मतलब 1000 से डिवाइड कर दो तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 3.312 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। और इसको अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मानते हैं। देखा आपने कि अगर किसी भी वस्तु का स्पीड, किसी भी बॉडी की स्पीड पृथ्वी पर वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए तो वह पृथ्वी छोड़कर भाग जाएगा अनंत के लिए। फिर से सुनिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात 11 किलोमीटर और 200 मीटर, इतना अगर 1 सेकेंड में कोई आपकी गाड़ी जाती है तो आप अनंत पे चले जाओगे। तो भाई देखो इतना स्पीड मत चलाना इतना होता ही नहीं है स्पीड। हाँ, मोटरसाइकिल में या किसी भी वाहन में, किसी व्हीकल्स में, एरोप्लेन में, किसी में इतना स्पीड नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम जो है बात करते हैं। आप इसके वेलोसिटी निकाल लिए। अब हम आपको ये बताएंगे कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इस बात को हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम ये बताए हैं अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कि v0 इक्वल टू होता है √GRI। एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है v0 इक्वल टू √GRI। अभी मैंने प्रूफ किया और अभी प्रूफ किया मैंने कि होता है √2GRI एस्केप वेलोसिटी।
तो 2 इक्वेशन हमें प्राप्त हो गए। डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/2, तो 1 में 2 का डिवाइड कर दो या 2 में 1 का डिवाइड कर दो, जो आपकी इच्छा हो। तो ये देखो दोनों अंडर रूट में है, ये भी, तो ऊपर लिख दिया GRI और नीचे लिख दिया 2GRI, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये हो गया V0/V इक्वल टू, ऊपर 1 बचा तो 1 का अंडर रूट 1, नीचे अंडर रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो V की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 V0। ये देखिए स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। तो इससे भी आप स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम हो, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है, स्केप वेलोसिटी मालूम है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर दोनों में कोई एक मालूम रहेगा तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। बच्चों चलो अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि किसी उपग्रह में भारहीनता, किसी उपग्रह में वस्तु की भारहीनता, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग सुने हैं कि भाई कोई आदमी सेटेलाइट पर जब जाता है, जैसे सुनीता विलियम्स गई थी और कल्पना चावला गई थी, तमाम लोग गए थे, तो हम लोग वहाँ सुने हैं कि सेटेलाइट में जब कोई आदमी बैठता है तो वो पानी जब गिराता है तो ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि तैरने लगता है। वहाँ जो भोजन करते हैं हम, कोलगेट मंजन, पेस्ट जो आता है मंजन करने के लिए, या कोई भी पेस्ट मंजन करने के लिए आता है, तो वैसा जो है डाइट होता है जिससे जो है डाइजेस्ट हो जाए आसानी से। तो वहाँ पानी क्यों तैरता है? और जो अंदर सेटेलाइट में बैठा है व्यक्ति, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, क्या वह मतलब हवा में चल सकता है, उड़ सकता है? तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन उसके साथ होगी। बच्चों एक कल्पना करिए कि कभी आप लिफ्ट में गए हों या लिफ्ट में जाएं और लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट का पाठ्यांक ये बता रहा है कि आपका जो वेट है वो 50 kg है, और लिफ्ट से आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, लिफ्ट से आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, और अचानक लिफ्ट की जो डोरी है वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। जब टूट जाती है तो आप सीधा नीचे आने लगते हैं। जो आपकी जो स्लो मोशन है या जो भी मोशन है वो सीधा आने लगते हैं नीचे, अर्थात आपका जो रीडिंग है, पाठ्यांक है, वह 0 किलोग्राम हो जाएगा। आपका जो भार है वो 0 किलोग्राम होगा जैसे ही डोरी टूटेगी। अब आप कहेंगे सर डोरी टूटने से मेरा वेट क्यों कम हो जाएगा? कम हो जाएगा क्योंकि आप लिफ्ट पर खड़े हैं और लिफ्ट पर mg भार नीचे की ओर लगा रहे हैं, और इतना ही बल ऊपर की ओर R लग रहा है, प्रतिक्रिया बल लग रहा है आपका। और जब प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाएगा, आप देखिए जितना बल ऊपर प्रतिक्रिया बल लग रहा है, जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ऊपर की ओर लग रहा है, और आप जो बल लगा रहे हैं mg नीचे की ओर, जैसे हम लोग ज़मीन पर खड़े हैं तो ज़मीन पर हम जो लगा रहे हैं, हमारा वेट जो है वो mg है। mg के कारण हम जो है नीचे प्रेशर दे रहे हैं, और पृथ्वी हमारे पैरों पर जो प्रेशर दे रही है वो R है, रिएक्शन फोर्स। और R = mg रहेगा तो हम पृथ्वी पर आसानी से खड़े रहेंगे, या हम किसी कांटे पर खड़े होंगे तो हमारा कांटा बताएगा कि हाँ इतने किलोग्राम के हैं, प्रतिक्रिया बल के कारण, रिएक्शन फोर्स के कारण। तो अगर आप कल्पना करिए कि रिएक्शन फोर्स जो है ये 0 हो जाए, अगर ये रिएक्शन फोर्स 0 हो जाए, प्रतिक्रिया बल जो नीचे आपका पैर में लग रहा है पृथ्वी द्वारा, और या ये क्या कहते हैं लिफ्ट द्वारा, अगर ये 0 हो जाए तो आप कल्पना करिए कि 0 = mg, और m = g को इधर भेजिए वो भी 0 हो जाएगा, तो आपका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा कि नहीं? तो इस बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि सेटेलाइट में बैठे किसी यात्री का भार, द्रव्यमान, वो शून्य होता है, मास जो होता है 0 होता है। आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव करते हैं इस बात को। ये देखिए वही फिगर आपका, माना पृथ्वी का द्रव्यमान mi एवं त्रिज्या जो है वो RI है, और h ऊंचाई पर कोई पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह आपका सेटेलाइट है, ये आपका सेटेलाइट है, और इसके अंदर जो बैठा है वो आदमी m द्रव्यमान का है, स्मॉल m मास का है। अब देखिए
चूँकि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा, तभी हमारा सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा, न तो पृथ्वी के अंदर गिरेगा और न पृथ्वी के ऑर्बिट छोड़कर बाहर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर अभिकेंद्र बल किसके लिए? उपग्रह तथा पृथ्वी के लिए। उपग्रह तथा पृथ्वी के लिए अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर करिए। तो GMEM अपान GMEM, इसे कैपिटल M थोड़ा सा मान लीजिए इसको, GMEM अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर। अभिकेंद्र बल क्या है? mv स्क्वायर अपान जिस वेग से घूम रहा है अपान स्मॉल r, पूरा रेडियस मैंने लिखा है, जहाँ कि आप जानते हैं हर बार हम कंसीडर करते हैं कि स्मॉल r इक्वल टू होता है RE प्लस H। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं, AM कैंसिल हो गया अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू V0 स्क्वायर अपान R, ये कैंसिल हो गया तो GME अपान R इक्वल टू हो गया V0 स्क्वायर। ये देखिए V0 की जो वैल्यू आ गई GME अपान R आ गई। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ देख रहे हैं कि जो स्मॉल m है वो कैंसिल हो गया, अर्थात मास की कोई बात ही नहीं है, अर्थात मास है ही नहीं। इसका रीज़न आप समझिए, इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी की कक्षा में चाहे आप सुई फेंक दीजिए चाहे हाथी फेंक दीजिए, वह पृथ्वी की कक्षा में उसी स्पीड से चक्कर लगाएगा, क्योंकि मास पर यह बात डिपेंड नहीं कर रही है। इसीलिए जब चक्कर लगाएगा, मास पर डिपेंड नहीं बात कर रही है, तो सैटेलाइट को चलने के लिए किसी ईंधन की, फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप कहेंगे सर कुछ सैटेलाइट तो कुछ वर्षों बाद ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ख़राब हो जाते हैं केवल फ्रिक्शन के कारण, बहुत वो भी मामूली फ्रिक्शन कारण, बाकी उनके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए विच इज इम्प्लाइज, उपग्रह तथा पृथ्वी के लिए हमने यह कंडीशन निकाला। अब देखिए उपग्रह में बैठे यात्री एवं पृथ्वी के लिए, उपग्रह में बैठे यात्री और पृथ्वी के लिए, अभी तो उपग्रह के लिए और पृथ्वी के लिए निकाला था रिलेशन, अब उपग्रह में बैठे यात्री एवं पृथ्वी के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल माइनस R इक्वल टू अभिकेंद्र बल। अब आप कहेंगे सर ये माइनस R क्यों लगा दिए? माइनस R इसलिए लगा दिए क्योंकि वह यात्री जब सैटेलाइट में बैठा है तो अपना भार नीचे की ओर दाब रहा है, लेकिन रिएक्शन फोर्स क्या कर रहा है? सैटेलाइट में रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर कर रहा है, तो उसका जो नेट बल है, टोटल बल है, वो क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल माइनस R हो जाएगा। जैसे इस दरवाजे पर बाहर एक दरवाज़ा लगा है, इधर से मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और मेरा लड़का 5 न्यूटन का बल उधर से लगा रहा है, तो दरवाजे पर जो नेट बल है वो क्या हो गया? 10 माइनस 5 मतलब 5 न्यूटन का बल लग रहा है। उसी प्रकार से जो प्रतिक्रिया बल हमारे पैरों पर सैटेलाइट के अंदर जो यात्री है उसके पैरों पर ऊपर की ओर लग रहा है, वो माइनस हो जाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते हैं कि GMEM अपान RI प्लस H का होल स्क्वायर होता है, माइनस R इक्वल टू अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर अपान R होता है। अब इस बात को ज़रा हम इधर लिख देते हैं। अब देखिए GMEM अपान
अब आर आई प्लस एच को मैं आर लिख दे रहा हूँ, स्मॉल आर, माइनस आर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, एम अपान आर को अलग कर लिया। अब बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, जी एम आई अपान आर निकाले हैं। तो हो गया जी एम आई एम अपान आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू, इसको भी साथ लिखिए, जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। देखिए इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, और जो चीज़ इधर यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो माइनस आर इक्वल टू हो गया 0, या आर इक्वल टू 0। चूँकि हम जानते हैं कि आर इक्वल टू होता है एम जी, अभी मैंने बताया था शुरू में, तो आर इक्वल टू एम जी होता है, विच इज एम्प्लाई जब आर 0 हो गया तो एम जी, तो एम इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात किसी भी उपग्रह में बैठे यात्री का भार 0 होता है, और यही कंडीशन जी के लिए भी फॉलो करता है। अगर हम एम को इधर भेज दें तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात ग्लास में जब पानी गिराता है वो, तो पानी तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, ग्रेविटी उस पर जो है काम नहीं कर रही है, इसलिए जो है उसका जी भी वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों चलिए हम अब क्या करते हैं कि अगले वीडियो में एक वीडियो हम इसका और बनाएंगे गुरुत्वाकर्षण का, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कम होती है, और पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू कम होती है। इस बात को हम प्रूव करेंगे, और केपलर के तीनों नियमों को प्रूव करेंगे डिफिनेशन के साथ साथ। जैसे कुछ किताबों में क्या किया है कि डिफिनेशन तो दिया है केपलर का, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फार्मूला भी लिख दिया है, लेकिन उसको डेरिवेट नहीं किया है। तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं केपलर के तीनों नियमों का डेरिवेशन करूंगा, और आपको प्रूव करूंगा कि आपके सामने कि किस प्रकार से केपलर ने तीनों नियमों को डेरिवेट करके अपना डिफिनेशन दिया। और भी जो बात छुटी रहेगी ग्रेविटेशनल में, उसको हम पूरा करेंगे। तो क्लास 9th और क्लास 11th, और मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को देखें, एक तरह से बहुत अच्छी जानकारी भी है। मेरे प्रिय दोस्तों, स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे इस कार्य को और बढ़ाने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए, मुझे प्रमोट करने के लिए निश्चित रूप से एक बात मत भूलिए कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपका जैसे ही रिएक्शन मिलेगा हमको, अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो हमको कमेंट करिए। जैसे ही रिएक्शन आपको मिलता है, हमको बड़ी संतुष्टि मिलती है। हम आपको लाइक भी करते हैं, जो हमको सब्सक्राइब करता है मैं उसको लाइक भी करता हूँ, इंडिकेट करता हूँ। तो आप निश्चित रूप से हमको चांस दीजिए, मैं फिजिक्स को एक वंडरफुल तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, और यही चैप्टर नहीं, एवरी चैप्टर आपको बिल्कुल जो है एक अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, समझा कर पढ़ाऊँगा। लेकिन आप जो है मुझे प्रमोट करिए आगे। थैंक यू।